सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 29/10/2020 है। आज आपका कार्यपत्रक संख्या 10 आया है। विषय है हिंदी, कक्षा 7 और पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। ये पाठ पहले भी पढ़ा है आपने। इस पाठ का कुछ अंश आप पढ़ चुके हैं और अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। आज जो गद्यांश आया है उसकी शुरुआत इस प्रकार से है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। काका कालेलकर गुजराती के प्रख्यात लेखक हैं बेटा, और इनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। काका कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है और यह गुजराती भाषा के प्रख्यात यानी प्रसिद्ध लेखक हैं। काका कालेलकर नदियों को लोक माता मानते हैं। कालेलकर जी नदियों को, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जिसके बारे में इस पाठ में बात कही जा रही है, उसे लोक माता मानते हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। कहते हैं कि यदि हम इन्हें माता मानने से पहले बेटियों के रूप में देख लें नदियों को तो इसमें क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। लेखक कहता है कि यदि हम नदियों को प्रेयसी मान लें, प्रेमिका मान लें, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेखक आगे क्या कहता है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है, इसके लिए इसे हम और भी जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। बहन का स्थान मतलब बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने नदियों को बहन के रूप में भी माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। लेखक कहता है कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। थोलिंग तिब्बत की बात है। थोलिंग तिब्बत का कोई स्थान है, शहर है, उसके बारे में लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं कि उनका मन उचट गया था। मन उचटना अर्थात मन बहुत उदास था, मन किसी बात में लग नहीं रहा था। तो और आगे कह रहे हैं कि तबीयत ढीली थी। तबीयत कैसी थी उनकी? ढीली थी, यानी कि तबीयत खराब थी, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। तो लेखक ने क्या किया, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। सतलज नदी के किनारे जाकर के लेखक बैठ गया। उस समय कौन सा था? उस समय दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। लेखक ने अपने पैर पानी में यानी सतलज नदी के पानी में लटकाकर लेखक अपने पैरों को बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे प्रगतिशील जल ने असर डाला। लेखक कहता है कि थोड़ी ही देर में प्रगतिशील जल अर्थात ऐसा जल जो प्रगतिशील हो, आगे बढ़ रहा हो, प्रगति के पथ पर चल रहा हो, इस प्रकार का जल। क्योंकि जल हमेशा प्रवाहमान रहता है, चलता रहता है, गतिमान होता है, तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने जल को क्या कहा है? प्रगतिशील कहा है। तो ऐसे जल ने असर दिखाना शुरू किया और क्या हुआ? लेखक का तन और मन ताज़ा हो गया। मतलब लेखक का जो मन उदास था, उचटा हुआ था, वो कैसा हो गया? तरोताज़ा हो गया। और जो उनका तबीयत कुछ ढीली लग रही थी, ख़राब लग रही थी, वह तबीयत भी ठीक हो गई। तो लेखक ने इस गद्यांश में यही बताने का प्रयास किया है सबसे पहले कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, तो इसीलिए लेखक भी यहाँ पर
कह रहा है कि नदियों को लोक माता कहने से पहले हम क्या कह सकते हैं? बेटियां कह सकते हैं, प्रेयसी कह सकते हैं और साथ ही साथ बहन का स्थान भी दे सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने नदियों को, जो हमारे सबसे प्यारे संबंध होते हैं, ममता भरे संबंध होते हैं, प्रेम से परिपूर्ण संबंध होते हैं, उन संबंधों के साथ नदियों को जोड़ा है। मतलब हमारा नदियों से इतना गहरा रिश्ता है, इतना प्रेम पूर्ण रिश्ता है, इतना आत्मीय संबंध है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और लेखक इसमें यही बताने का प्रयास कर रहा है। एक शब्द यहाँ पर जो आया है प्रगतिशील, प्रगतिशील अर्थात हमेशा चलायमान, गतिशील। जिस प्रकार से नदियों का जल हमेशा गतिशील होता है, चलता रहता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में हमेशा नदी के समान ही गतिशील, गतिमान रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर यह भी समझाने का लेखक ने प्रयास किया है। तो आइए बच्चों, आगे देखते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। पहला प्रश्न है, किसने नदियों को लोकमाता कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश की सबसे पहली लाइन में ही है, सबसे पहली पंक्ति में, कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? लेखक माता से पहले नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? इसका उत्तर भी हमें पता है। इसका उत्तर क्या होगा कि माता से पहले लेखक नदियों को बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में देखता है। ठीक है, माता से पहले लेखक जो है नदियों को किन रूपों में देखता है? वो बेटी मानता है, प्रेयसी मानता है, प्रेमिका मानता है और अपनी बहन के रूप में भी वो नदियों को देखता है। यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न के उत्तर में आप इसे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, थोलिंग कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर भी अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि थोलिंग तिब्बत में स्थित है। तिब्बत ये ब्रैकेट में दे रखा है बेटा, तो ये थोलिंग तिब्बत का ही एक स्थान है। तो यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथे प्रश्न का उत्तर, चौथे प्रश्न में लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? तो लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया था? लेखक ने सतलज नदी के किनारे जाकर वह बैठ गया था और उसने अपने पैरों को पानी में डाल दिया था। अर्थात लेखक जो है अपनी तबीयत ढीली होने पर सतलज नदी के किनारे बैठा और उसने अपने पाँव को जल की धारा में डाल दिया और वह उसी प्रकार से कुछ देर तक बैठा रहा और उसके बाद फिर क्या हुआ था? उसकी तबीयत अपने आप ही ठीक हो गई थी। ठीक है बेटा, ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ। पाँचवें प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। देखिए बेटा, नदी हम लिखते हैं, ठीक है, तो अगर हम इस नदी को उल्टा लिखें तो क्या बन जाएगा? दी न, यही बनेगा, दी न। पहले शब्द को बाद में लिख दिया और दूसरे शब्द को हमने पहले लिख दिया, तो दीन बन गया। तो आगे प्रश्न में कह रहा है जिसका अर्थ होता है गरीब। दीन का अर्थ क्या होता है? दीन का अर्थ होता है बेटा गरीब। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या करना है, आप भी 5 ऐसे शब्दों को लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर कोई सार्थक शब्द बन जाए। 5 आपको भी ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखने हैं जिसे अगर हम उल्टा लिखेंगे, जिस प्रकार हमने नदी को उल्टा लिखा तो दीन बना और दीन का अर्थ होता है गरीब, उसी तरह से 5 आपने ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिसे उल्टा लिखने पर उनका कोई सार्थक अर्थात उनका कोई अर्थ होना चाहिए। निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए वो,
उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो इस प्रकार के शब्दों को आपको ढूंढना है। ठीक है बेटा, तो आप इसे ढूंढिए और इसके 5वें प्रश्न के उत्तर में आपको वो 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों शब्दों को लिखना है और साथ में उसका, अगर आप चाहें तो उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। लेकिन पाँचों के पाँचों शब्द सार्थक होने चाहिए, उनका कोई अर्थ ज़रूर होना चाहिए। तो बेटा अब आपको अपनी ये कार्यपत्रक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और सबसे पहली बात ये कि आपकी जो वसंत पुस्तिका है उसमें से आप इस पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि सारा पाठ इकट्ठा पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और ये बहुत ही अच्छा पाठ है। इसको जब आप पढ़ेंगे अपनी किताब से और सारे पाठ को इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये पाठ पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में करके ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों।